हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट कैलकुलस के अंदर जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं क्लास 12 में उन्हें हमें कैसे डील करना है और कितने चैप्टर्स अब की यूपी बोर्ड क्लास 12 में पूछे जाने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है सांतत्य और अवकलनीयता। इस चैप्टर के ऑर्डर में हमने सबसे पहले देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। तो व्यंजक कुछ नहीं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रुप ऑफ कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल्स नंबर और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल नंबर। वेरिएबल्स नंबर वो होते हैं जो कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड, इन्हें हिंदी में चर कहते हैं। वहीं की वहीं कांस्टेंट नंबर यानी जिन्हें अचर कहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, जैसे 1, 2 एंड सो ऑन। फिर इन्हीं के ग्रुप को मिलाकर हम लोग व्यंजक बोलते हैं। फिर उसी व्यंजक को जब हम किसी भी टर्म यानी पद के इक्वल करते हैं तो वही व्यंजक कहलाता है समीकरण। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्यंजक और समीकरण। इसके बाद हमने अवकलन चैप्टर के सबसे पहले रूल को यानी d/dx ऑफ x की पावर n, जो कि होता है n x की पावर n-1, उसे देखा था, जो कि कुछ इस तरीके से था d/dx x टू द पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n-1। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन x टू द पावर 5 है तो इसे सबसे पहले y के इक्वल करते हैं। तो जब हमने इसे इक्वल नहीं किया था तब ये व्यंजक था, और जब हमने इसको y के इक्वल कर दिया है अब ये समीकरण हो गया है। तो इसमें इसके बाद हम इसका अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, यानी d/dx से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन। और जैसे ही इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होता है d/dx x टू द पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n-1। यानी ये जो पावर होगी वो सबसे पहले आगे आएगी, यानी ये पावर सबसे आगे, उसके बाद ये जो चर पद लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, उसके बाद इसी पावर में 1 लेस कर देंगे। तो आंसर हो जाता है 5x टू द पावर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना पोर्शन देखा था, और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम इसके बाद जितने भी अवकलन में फॉर्मूलेज आने वाले हैं उन्हें अच्छे से देखेंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर अवकलन के फॉर्मूलाज के ऊपर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कल बताया, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू nx की पावर n-1। इस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जो कि उम्मीद है आपको समझ में जरूर आए होंगे। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जब आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी इन फॉर्मूलेज का यूज़ करना और जस्ट इसके रिवर्स फॉर्मूलेज का यूज़ करना सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड इज d/dx ऑफ x, ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद d/dx ऑफ कोई भी अचर नंबर यानी कोई भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। यानी d/dx किसी के भी हम जब सापेक्ष करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और वहीं की वहीं अगर कोई भी नंबर यहाँ पे अचर हो जाता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे कंसीडर कर लेते हैं a कोई कांस्टेंट या अचर नंबर है, और जैसा कि बताया लास्ट वीडियो में कि ABCD टिल W, ये जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होते हैं उन्हें हम अचर या कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में दिया गया ना हो कि A बिलोंग्स टू चर। तो जब तक कि ये कहेगा नहीं हम इसे हमेशा अचर पद ही मानते हैं। तो कभी भी d/dx किसी भी अचर पद का होगा तो हमेशा उसका आंसर 0 होगा। जैसे d/dx ऑफ 3 तो आंसर 0 रहेगा, d/dx ऑफ 5 हमेशा आंसर 0 रहेगा, d/dx ऑफ b ये आंसर हमेशा 0 रहेगा। यानी कोई भी नंबर अचर है तो उसका d/dx यानी अवकलन हमेशा 0 रहेगा। फॉर्मूला नंबर 4, d/dx ऑफ e टू द पावर x, इसका आंसर भी e की पावर x रहता है। यानी d/dx e की पावर x करेंगे तो उसका आंसर भी e की पावर x आएगा। उसके बाद d/dx a टू द पावर x, ax log बेस e। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज है, क्या ये एक अचर नंबर है या चर नंबर?
क्योंकि अभी पीछे बताया कि ए को हम कंसीडर करेंगे अचर पद, बट इसमें ए के ऊपर पावर है एक्स, तो क्या ये अचर पद है? तो अगर ऐसी कभी भी तो अगर ऐसा कभी भी नंबर आएगा तो हम इसे ऐसे चेक करेंगे कि ये तो अचर है बट उसकी पावर चर है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अचर की पावर अगर चर होती है यानी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल होती है तो आंसर भी हमेशा वेरिएबल आता है। रीजन क्या है इसका? रीजन समझते हैं। लेट कर लेते हैं कि x 1 रखें, तो इसमें आंसर आएगा x टू द पावर 1 यानी a टू द पावर 1 यानी a। वहीं की वहीं अगर हम x 2 कंसीडर करते हैं तब इसमें वैल्यू रखते हैं तो आंसर होगा a स्क्वायर। फिर अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो आंसर आएगा a क्यूब। यानी हमने देखा इसकी जो वैल्यू है वो वैरी कर रही है, यानी बार बार बदल रही है। जो भी वैल्यूज बार बार बदलती हैं उनको ही हम कहते हैं कि ये नंबर फिक्स नहीं है, और उसे ही हम बोलते हैं वेरिएबल यानी चर। तो इस हिसाब से हमने समझा कि a की पावर x यानी अचर की पावर चर, ये एक चर नंबर ही होगा ना कि अचर। तो इसका मतलब है कि ये a की पावर x क्या है? एक चर है। और अगर ये अचर होता यानी d अपॉन dx ये एक अचर होता तो इसमें आंसर जैसा कि अभी बताया 0 हो गया होता। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इसका साफ मतलब है कि ये जो है अचर है और इसकी पावर चर है, तो पूरे का मतलब हो गया कि ये नंबर भी एक चर पद है यानी वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है? क्योंकि हमने x की वैल्यू बार बार रिप्लेस की तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर देखने को मिले, यानी आंसर क्या कर रहे हैं? वैराई यानी बदल रहे हैं। इस हिसाब से ये फिक्स नंबर नहीं है, और जो नंबर फिक्स नहीं होते हैं उसे ही हम चर नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है ये d अपॉन dx ऑफ a की पावर x इक्वल्स टू ax लॉग बेस e a समझ में आया होगा। अगला फॉर्मूला है d अपॉन dx ऑफ log ax, और ये होता है 1 अपॉन x log a e। ध्यान रखना, log और log के इस नंबर के बीच में जो भी नंबर होता है उसे हम आधार बोलते हैं यानी बेस। तो उसको बोलेंगे 1 अपॉन x log a e, ना बोल के 1 अपॉन x ऑफ log बेस a e, 1 अपॉन x log बेस a e। तो इसका फॉर्मूला हो गया d अपॉन dx ऑफ log ax इक्वल्स टू 1 अपॉन x log बेस a e। अगला अब यहाँ से जितने फॉर्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं, यानी हमें इसमें देखने को मिलेगा d अपॉन dx ऑफ sin x, d अपॉन dx ऑफ cos x, d अपॉन dx ऑफ tan x। sin x का होगा cos x, cos x का होगा माइनस sin x, tan x का होगा sec स्क्वायर x। उसी तरीके से d अपॉन dx ऑफ cosec x, d upon dx of sec x, then d upon dx of cot x। cosec x का होगा cosec x मल्टीप्लाई cot x जो भी माइनस है, sec x का होगा sec x tan x, और cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसमें साइन को याद करने का एक ट्रिक ये होती है कि जिस भी d अपॉन dx यानी ऑपरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, जैसे cos x, cosec x और cot x, तो उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनसे पहले हम माइनस लगा देते हैं। ये बस ट्रिक है याद करने की, वैसे ऐसा ही याद हो गया तो और अच्छा है। तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमें स्टार्टिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बुक मनोहर रे पढ़नी है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया हुआ है। इससे आपका d/dx दैट मीन्स अवकलन के कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से स्किप नहीं होने वाले। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक मनोहर रे आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे पहला चैप्टर 1A, 1B, 2A और 2B जो कि रिलेट करेगा अवकलन से और लिमिट्स यानी सीमा में। तो स्टार्टिंग के दो चैप्टर 1A और 2A वो लिमिट्स के चैप्टर हैं, बाकी के 1B और 2B चैप्टर्स हैं अवकलन के। इसलिए हम 1A और 2A को अभी स्किप करेंगे, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा सीमा अवकलन यानी लिमिट, तब हम इन एक्सरसाइज को देखेंगे। तो अभी की जो एक्सरसाइज होने वाली है हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 1B से, जो कि अवकलन का पहला चैप्टर यानी अवकलन की पहली एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी को डायरेक्ट ना पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सबसे पहले मनोहर रे को, उसके बाद हम चुनेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं इसको लगाने के बाद हमें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं मनोहर से। अब इसकी बुक मिले या ना मिले, मैं जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में बताऊंगा उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके उसे चाहे तो नोट डाउन कर ले या क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा ले। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B, जो कि अवकलन की तो पहली एक्सरसाइज है, अवकलन या अवकलन की पहली एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है 1/3 x3। स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा कि इसमें वाला फॉर्मूला लग रहा है, बट इसमें 1/3 आ गया है पर। तो स्टेप टू स्टेप करते हैं। पहला स्टेप ये होगा जो बताया था कि पहले व्यंजक को हम इक्वल करते हैं समीकरण में। तो व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं वेरिएबल या तो कांस्टेंट या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। जब इसी को हम किसी भी टर्म के इक्वल कर देते हैं तो वो बन जाता है समीकरण। तो इस वेरिएबल यानी व्यंजक को हम इक्वल कर देंगे y के। मैंने ये भी बताया था कि इसको हम x भी, y भी और z तीनों लेट कर सकते हैं, बट x को लेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरे पास ऑप्शन बचते हैं y और z के, तो ये अपनी मर्जी है कि y या z, तो हम लेट करते हैं। तो y इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x3। दूसरा स्टेप जो कि चैप्टर का नाम ही है, यानी इसका अवकलन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में d/dx करने पर या d/dx लेने पर, टेकिंग d/dx इन बोथ साइड। तो देखते हैं d/dx y के साथ, यानी इससे पहले d/dx लिख दिया और d/dx 1/3 x3। जब दो भी टर्म अलग अलग होते हैं तो उनके बीच में मैथ हमें सिखाता है कि ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हमने देखा यहाँ पे दो टर्म है, एक है 1/3 और एक है x3। 1/3 ये एक अचर पद है, अचर इज द सेंस फिक्स, यानी 1/3 को हम कुछ और नहीं बोल सकते, 1/3 मतलब 1/3 ही रहेगा। जबकि ये एक चर पद है जो कि फिक्स नहीं है, यानी वेराई करेगा, बदलेगा। x3 में x3 वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ और होगा, 2 तो कुछ और, 3 तो कुछ और, इसलिए अचर पद नहीं है, यानी चर पद है। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब हमें दो टर्म दिखाई देते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है। अभी इस फॉर्मूले का यूज आगे भी होगा। जब भी d/dx फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में फंस जाए तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट टर्म d/dx सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म d/dx फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब है कि
1/3 एक्स क्यूब को हम दो टर्म कंसीडर कर रहे हैं, जो कि दो टर्म हैं, तो इनमें से किसी को भी हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लेट कर सकते हैं, आंसर सेम आ जाता है। अगर इसको फर्स्ट टर्म करेंगे और इसको सेकेंड, तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर इसको फर्स्ट करेंगे और इसको सेकेंड लेट करेंगे तब भी आंसर आएगा सेम। जस्ट उसी की तरह जैसे 2 × 3 हमेशा 6 आता है, एज वेल एज 3 × 2 भी 6 ही आता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसमें फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं 1/3 और सेकेंड टर्म लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब। तो फॉर्मूला होगा 1/3 यानी फर्स्ट टर्म d/dx ऑफ सेकेंड टर्म यानी एक्स क्यूब प्लस सेकेंड टर्म यानी एक्स क्यूब d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 1/3। तो अब 1/3 में तो d/dx हो नहीं रहा है, इसलिए इसे एज इट इज नोट कर देंगे। अब यहाँ पर d/dx x⁴, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला x⁴। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सबसे पहले पावर आ गया ही, उसके बाद वही वेरिएबल या चर नंबर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उस पावर में एक लेस कर देना है, यानी 3 आ गया आएगा। उसके बाद x 3 में 1 लेस कर देंगे 2 हो जाएगा। आगे प्लस, अब इसमें d/dx करना नहीं है तो x3। यहाँ पे देखेंगे d/dx 1/3 लिखा हुआ है, d/dx 1/3 लिखा हुआ है, और 1/3 हम जानते हैं एक अचर पद है, और अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया है d/dx किसी भी अचर पद का होता है 0, यानी इसका आंसर यानी इसकी वैल्यू होगी 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी 0 आता है, इस हिसाब से आंसर हो गया 3 कैंसिल होगा x², आंसर हो गया x²। अब यहाँ पे एक ट्रिक ले लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व किया जाए। ये मेथड मालूम हो गया। अब मेथड सेकंड लेते हैं जो कि बहुत ही जल्दी से होने वाला है। क्वेश्चन था y = 1/3 ऑफ x³। इसमें हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन इस मेथड को देखना, इस वाले टर्म में जब भी कोई अचर पद होगा तो लास्ट में तो अचर पद आएगा ही, और उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो हमें इस टर्म को लिखने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं और इससे ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे d/dx किया y का इक्वल्स टू d/dx 1/3 x³। यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का फॉर्मूला हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दोनों टर्म में एक टर्म अचर हो, जब दोनों में कोई भी एक टर्म अचर हो। तो क्या करना है, बस 1/3 को आगे कर दिया, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 कॉमन ले लिया, यानी आगे कर दिया, और d/dx x³ कर दिया। आगे का देखो पीछे पोर्शन, ये जो सेकेंड टर्म होने वाला था ये हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए इसको बार बार लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी हम दो टर्म में अगर एक अचर है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इसके जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसको लिखने से अच्छा है कि इसे इग्नोर ही कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² इस फॉर्मूले से एंड x⁴n−1। तो 3 कैंसिल आउट, देन आंसर विल बी x²। तो पहला क्वेश्चन था, इससे मैंने इसको डिटेल में समझाया। आप इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, मुश्किल से अभी जैसे जैसे का क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे और शॉर्ट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है x⁻⁻8। पहला स्टेप है कि इस व्यंजक को समीकरण में बदलना, उसके बाद दोनों पक्षों में d/dx से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये फॉर्मूला फिर वही वाला है, d/dx ऑफ x⁻n इक्वल्स टू nx⁻n−1, यानी -8 आगे
उसके बाद वही चरपद और उस पावर में 1 माइनस, तो -8 x माइनस माइनस क्या डिसाइड करेंगे प्लस, यानी 8 और 1 9, साइन किसका रहेगा जो बड़ा होता है यानी 8 का। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -8, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जब भी पावर माइनस में होती है तो इसको प्लस में करने के लिए इस अंश को हर में बदल दिया जाता है और ऊपर जब कुछ नहीं होता है तो 1, यानी x की पावर स्क्वायर -2 है, x की पावर -2 है तो इसको हम 1/x² भी लिख सकते हैं। x -3 है, इसको हम 1/x³ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से x -9 है, x की पावर -9 है, इसे हम 1/x⁹ भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आंसर होगा -8/x⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन 3 x की पावर 12। तो पहला स्टेप इसे y के इक्वल करना है, उसके बाद d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ 1/3 ऑफ x², यानी इसमें भी वही फॉर्मूला, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का लॉन्ग मेथड ना लगा के हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस अचर पद को आगे कर दिया जाए और जितने भी चर पद हैं उसमें d/dx कर दिया जाए, तो 1/3 इसका हो जाएगा 12 आगे वही चर पद और उस 12 में 1 माइनस, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 12x11, 3 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4x11, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 1/2 ऑफ x²। तो पहला स्टेप y के इक्वल 1/2 x², फिर से d/dx y, d/dx 1/2 x²। 1/2 एक अचर पद है इसलिए आगे आएगा और d/dx ऑफ x² ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2x, 2 आगे, उसके बाद x, उसके बाद 2 - 1 यानी 1, 2 कैंसिल, आंसर होगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9x की पावर 1/3, यानी इसको बराबर करेंगे y के, फिर d/dx y, d/dx 9x 1/3, 9 एक अचर पद है इसलिए d/dx के आगे आएगा और d/dx 1/3 में लग जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा 1/3 आगे, उसके बाद यही चर पद और 1/3 में 1 माइनस, 3 से 9 कैंसिल होके 3x और 1/3 -1 हो जाएगा, नीचे 1 कंसीडर करेंगे, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, यानी -2/3। इसके आगे प्लस, माइनस प्लस डिसाइड क्या करेंगे माइनस, और साइन इसका जो भी नंबर बड़ा होता है तो इस हिसाब से -2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा अभी पीछे बताया कि माइनस को प्लस करने के लिए हम उसी नंबर को नीचे ले जाते हैं। नीचे का मतलब है अगर अंश है तो वो हर में हो जाएगा और अगर हर में है तो वो अंश हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। यानी माइनस को प्लस करने के लिए बस इस नंबर को इसकी पावर के साथ नीचे ले आते हैं। अगला क्वेश्चन 1/9 x की पावर -9, ये होगा y के इक्वल d/dx ऑफ y। ये सारे क्वेश्चंस मनोहर जी की बुक से ही हैं और आई होप आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसको लगाने के बाद एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1/9 आगे हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर -9, 1/9 -9 आगे आ जाएगा और x में पावर के साथ 1 माइनस, 9 से 9 कैंसिल, माइनस बचा, उसके बाद x ये हो जाएगा -10। इसको हम माइनस की पावर को प्लस करने के लिए इसी के नंबर के साथ इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है x की पावर 1/2, इसको √x भी लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे पहले y के इक्वल, उसके बाद d/dx दोनों तरफ, इसमें लगेगा फॉर्मूला 1/2
आगे उसके बाद वही चेक पर, और फिर 1/2 में 1 माइनस 1/2 में 1 जब माइनस करेंगे नीचे कंसीडर करेंगे 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, बीच में साइन, इसका आंसर होगा 1/2 माइनस में, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। अब इस 1/2 को जब माइनस से प्लस में करेंगे तो इसके नंबर यानी x के साथ ये नीचे आ जाएगा, और इसको हम फिर से रूट एक्स लिख सकते हैं। x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, यानी हो सके तो d/dx रूट एक्स को आप डायरेक्टली याद कर लें कि 1/2 रूट एक्स होता है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में रूट एक्स का यूज बहुत ही होने वाला है, तो इसलिए इसको भी फॉर्मूला के इसमें नोट डाउन कर लें, d/dx ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है x की पावर 7/3, इसे भी y के इक्वल d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ x की पावर 7/3। क्वेश्चन नोट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद लगाने की जरूर कोशिश करें और देखिए क्या आपको अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद वीडियो देखें। तो ये होगा d/dx y इक्वल्स टू 7/3 आगे आ जाएगा, उसके बाद वही चल पर, और 7/3 में 1 माइनस, तो हो जाएगा 7/3 x 7 माइनस 3/3 यानी 7/3 x 4/3। अगला क्वेश्चन x की पावर -5/2 y इक्वल dy/dx इक्वल्स टू -5/2 आगे, उसके बाद x की पावर -5/2 -1 -5/2 -1 हो जाएगा -5 -2/2 यानी -7/2, तो आंसर होगा -5/2 x की पावर -7/2 यानी -5/2। इसको फिर से माइनस से प्लस में लेके आएंगे तो इसको नीचे कर देंगे, वो भी हो जाएगा प्लस में। तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ना आए हो तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखा है उन्हें नोट डाउन कर लें, अच्छे से उसे लर्न कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को टच करें, प्रैक्टिस करें, ना आए तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करके देखें, बट क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से हमने आज अवकलन की बेस को मजबूत किया। आगे आने वाली वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से टच करेंगे।